हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज हम क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन में जो क्वेश्चन पेपर था आपका 2009 में, ठीक है, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चित्र में किसी कमरे का प्लान व काट दर्शाया गया है। ठीक है, मध्य रेखा विधि द्वारा निम्नलिखित मदों की गणना कीजिए। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, यानी कि न्यू में पर्दा खुदाई कार्य हमें ज्ञात करना है। 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, यानी कि इस रेशो में हमें सीमेंट कंक्रीट न्यू में ज्ञात करनी है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन 1:4 सीमेंट मोर्टार, यानी कि 1:4 के सीमेंट मसाले में हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क ज्ञात करना है फाउंडेशन और प्लिंथ में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसका प्लान ये है और क्रॉस सेक्शन ये है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, इसमें मेथड दिया हुआ है सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड क्या होता है आपका, जो हमारी ये दीवार होती है, ठीक है, जो हमारी ये चारों तरफ की दीवार होती है, तो दीवार के सेंटर में हम एक ऐसी लाइन ले लेते हैं जिसकी लंबाई हम पूरी ज्ञात कर सके। ठीक है, यानी कि चारों दीवारों की जो लंबाई है वो हम एक ही लंबाई में मिला सके, ठीक है, या फिर मान सके। तो यही होता है हमारा सेंटर लाइन मेथड। और फिर उसी एक ही दीवार के अकॉर्डिंग ही हम सभी आइटम्स की दरें निकालते हैं या फिर आइटम्स की जो गणना करते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इसकी सेंटर लाइन है इसकी लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो कमरा दिया हुआ है, ठीक है, रूम हमें दिया हुआ है, इसकी जो माप है वो इधर से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 4.8 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 4.2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1.3 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 1.3 मीटर है। तो इसमें हमें सेंटर लाइन ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इस दीवार की बात करेंगे। ठीक है, इस दीवार की मोटाई जो है वो 40.40 मीटर की है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी वो तो 4.8 मीटर हो गई, और ये 40 सेंटीमीटर की दीवार है और ये भी 40 सेंटीमीटर की दीवार है। तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसकी आधी दूरी पर। दीवार की आधी मोटाई कितनी हो जाएगी, 0.20 मीटर की। ठीक है, तो 0.20 मीटर इधर हम चलेंगे यहाँ से, और 0.20 मीटर इधर हम यहाँ से चलेंगे। तो कितना हो जाएगा ये सेंटर लाइन, 4.8 प्लस 0.20 और प्लस 0.20। ठीक है, तो यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर लाइन की लंबाई है वो हमें पता चल गई है, वो है इतनी। अब हम बात करते हैं कि ये दीवार और ये दीवार दोनों सेम है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई निकलेगी वो हम 2 से गुना कर देंगे उसकी। ठीक है, तो 2 गुना प्लस 2 गुना, हम इसे कोष्टक में रख देंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4.20। ठीक है, और प्लस इसमें हम करेंगे जो ये दीवार है इसकी आधी दूरी। ठीक है, आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो वो हो जाएगी 0.20। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो दीवार है इसमें भी यही बात है और ये दीवार है इसमें भी यही बात है, इसलिए हम इसकी यहाँ पर 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर हम 2 से गुना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर प्लस आप देख रहे हैं कि ये जो लंबाई है ये ज्ञात करना थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन इसे ज्ञात करने के लिए हमें कुछ डायमेंशंस दी हुई है, 1.3 मीटर एंड 1.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें एक त्रिभुज मान लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, ये इस प्रकार का हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.3 मीटर दी हुई है, और जो दीवार की मोटाई है हमारी वो है 0.40 मीटर। लेकिन इस लाइन को हमें आगे तक भी बढ़ाकर लेकर जाना होगा। ठीक है, तभी तो हम इस सेंटर लाइन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 1.3 में हम दीवार की आधी मोटाई जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारी आ जाएगी 1.5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये 1.3 दिया हुआ है, इसी प्रकार दीवार की आधी मोटाई इसमें भी हम जोड़ देंगे।
तो ये हमारी लंबाई टोटल हो जाएगी 1.5। ठीक है, अब आप ये एक त्रिभुज मान सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और जब हम ए सी का मान निकालते हैं तो वो होता है अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम आगे ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट 1.5 का वर्ग और प्लस 1.5 का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे ये त्रिभुज है इधर, ऐसे ही ये भी हमारा एक और त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इतना ही जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1.5 का वर्ग और प्लस 1.5 का वर्ग। ठीक है, और प्लस आप देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वो अभी तक हमने नहीं जोड़ी है, तो ये भी हम जोड़ देंगे। ये है हमारी 2.20। ठीक है, तो अब हम इसे टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमारा आ जाएगा, टोटल कर लेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर अलाउ है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप ले जा सकते हैं। 4.8 प्लस, तो ये टोटल मान हमारा आ जाएगा 20.44 मीटर। ठीक है, यानी कि हमारी सेंटर लाइन की लंबाई कितनी आ गई है, 20.44 मीटर। तो यही हमारे लिए मेन है, सबसे मेन जो है हमारा यही है कि हमारी जो सेंटर लाइन की लंबाई है वो 20.44 मीटर है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ये कंक्रीट वर्क है, इसकी लंबाई भी हमारी कितनी होगी, 20.44 मीटर ही होगी। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी इस दीवार में जो नींव खुदी हुई है, यहाँ से लेकर ऐसे खुदती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस पूरी दीवार को हम एक ही लंबाई मान लेंगे उसकी। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा ये रद्दा होगा 80 सेंटीमीटर का, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हम इसकी लंबाई 20.44 मानेंगे। 70 के रद्दे में भी 20.44 मानेंगे और आगे के जितने भी रद्दे होंगे, ठीक है, उनकी लंबाई हम 20.44 मानेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये टेबल आप लोगों को बनानी है। ठीक है, इस टेबल का ध्यान रखना है कि आपको इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आइटम नंबर लिखेंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि न्यू में मृदा खुदाई कार्य 1:4:8 का सीमेंट मसाले के साथ जो हमारा फाउंडेशन में सीमेंट कंक्रीट पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आइटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका हमें पता होना चाहिए। तो आइटम नंबर 1 यानी कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये जो हमारा कार्य है ये इस पूरी दीवार के लिए। ठीक है, 20.44 मीटर की जो हमारी दीवार आई है सेंटर लाइन, ठीक है, इस पूरी दीवार के लिए। ठीक है, इसकी संख्या क्या होगी, 1। ठीक है, और यदि हम दूसरी विधि यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आउट टू आउट एंड इन टू इन मैथड, उसमें हमें अलग अलग करना होता है हर एक दीवार के लिए। ठीक है, लेकिन हमारी जो सेंटर लाइन मैथड है वो पूरी की पूरी हमारी जो कमरे की जो लंबाई है चारों दीवारों की, ठीक है, तो उसे एक में ही सम्मिलित कर लेती है। ठीक है, तो उन सभी दीवारों की लंबाई को हम एक ही संख्या में मानते हैं। तो जो हमारा अर्थवर्क होगा, यानी कि जो हमारी फाउंडेशन होगी, इस कमरे की पूरी दीवारों की सारी फाउंडेशन की लंबाई भी हम एक ही मानेंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1 और इसकी लंबाई हो जाएगी 20.44 मीटर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो है 1.10 मीटर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, 1.10 मीटर ये दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम लिख लेंगे 1.10 मीटर। ठीक है, फिर हाइट अपॉन डिस्टेंस यानी कि इसकी गहराई कितनी होगी। ठीक है, ये गहराई हम कह सकते हैं या फिर ऊंचाई हम कह सकते हैं। तो जो हमारी गहराई है वो ग्राउंड लेवल से, ये हमारा है ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ से जितनी गहराई यहाँ तक है वो हम इसकी गहराई लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 और 30 10, 30 110। ठीक है, यानी कि 1.10 मीटर की ही इसकी गहराई हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन सभी की गुणा कर लेंगे तो क्वांटिटी हमारी आ जाएगी सेंटर लाइन मेथड से। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 20.44 गुना 1.10 गुना 1.10 24.73। ठीक है, घन मीटर। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 24.73 घन मीटर।
इसमें यदि हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं रिमार्क। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं आप, या आप रिमार्क भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हमने जो अर्थवर्क है फाउंडेशन में, ठीक है, वो तो हमने ज्ञात कर लिया है कि 24.73 घन मीटर का हमें अर्थवर्क करना पड़ेगा इस नींव को खोदने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये सीमेंट कंक्रीट डला हुआ है, ठीक है, ये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक जो डला हुआ है इसकी मात्रा क्या होगी। ठीक है, ठीक है, ये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक जो है वो 1:4:8 के सीमेंट उसमें मसाले में डाला गया है। ठीक है, तो जो ये रेशो होता है 1:4:8, ठीक है, इस रेशो के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक जो अनुपात होता है वो होता है सीमेंट का, दूसरा जो अनुपात होता है वो होता है आपका फाइन एग्रीगेट का, और जो तीसरा अनुपात होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, फाइन एग्रीगेट के रूप में हम रेत का यूज करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम ईंटों या फिर पत्थर की रोड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी संख्या भी 1 हो जाएगी और इसकी लंबाई भी 20.44 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सीसी है, ठीक है, ये जो सीसी डाली जा रही है सीमेंट कंक्रीट, ये भी पूरी लंबाई तक ही डाली जा रही है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी इतनी हो जाएगी। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे। चौड़ाई हमारी रहेगी 1.10। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी चौड़ाई 1.10 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 0.30 मीटर हो। ठीक है, या फिर हम 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर 30 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे इसकी क्वांटिटी हम ज्ञात कर लेंगे। ये आ जाएगी 6.74 घन मीटर। ठीक है, तो ये दूसरी टर्म्स भी हमने कर लिया है। अब है हमारी थर्ड टर्म, यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन 1/4 सीमेंट मोर्टार। ठीक है, यानी कि जो ब्रिक वर्क चल रहा है हमारा, ठीक है, ईंट चिनाई कार्य, ठीक है, उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला रद्दा है। ठीक है, तो पहला रद्दा जो है हमारा फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग का रद्दा जो है हमारा, उसकी संख्या 1 होगी। ठीक है, पूरी दीवार में, और उसकी लंबाई भी 20.44 मीटर ही होगी, और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई जो होगी वो होगी 0.80 मीटर। ठीक है, कितनी होगी 0.80 मीटर, और जो उसकी हाइट है वो होगी 0.20। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 3.2704। ठीक है, अब हम सेकंड फुटिंग की बात करेंगे। सेकंड फुटिंग यानी कि ये वाला रद्दा हमारा, ठीक है, तो इसकी संख्या भी एक होगी, ये भी 20.44 मीटर तक ही डाला जाएगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 0.70, और इसकी हाइट जो है वो भी 0.20 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.86 घन मीटर। ठीक है, ये सभी डायमेंशन जो है वो घन मीटर में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड फुटिंग की। थर्ड फुटिंग की संख्या भी कितनी होगी, लंबाई भी इसकी इतनी ही होगी 20.44 ही। ठीक है, थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है हमारी 0.60, और इसकी गहराई कितनी है 0.20। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.45 घन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ फुटिंग। फोर्थ फुटिंग अप टू प्लिंथ। ठीक है, यानी कि प्लिंथ तक,
यहाँ पर ये आप देख रहे हैं प्लिंथ लेवल तक की जो हमारी फुटिंग है वो 50.50 मीटर चौड़ाई की है, ठीक है। तो उसकी संख्या भी एक ही हो जाएगी और उसकी लंबाई जो है वो भी 20.44 ही होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो होगी 0.50 और इसकी जो गहराई है, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 20 और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 40। तो 20 और 40 कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा 0.60। तो इसकी क्वांटिटी हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.132 घन मीटर, ठीक है। तो इन सभी की हमने जो है क्वांटिटी ज्ञात कर ली है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे। तो टोटल क्वांटिटी हम लिख लेंगे, अगर यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल हो जाएगी 14.49 घन मीटर, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये फुटिंग की जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है फाउंडेशन में हमारा, ठीक है, प्लिंथ तक, उसमें जो हमारा ईंट चिनाई कार्य है उसकी जो क्वांटिटी है वो 14.49 घन मीटर है, ठीक है। बाकी ये सब अलग अलग आइटम्स हैं हमारे, इनकी क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है। और जो हमारा अर्थवर्क है इनकी क्वांटिटी अलग अलग है। कभी आप ये सोच रहे हो कि हम सब इन सब का टोटल हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो थर्ड आइटम है उसका हमने ये टोटल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका, जो 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 100 मीटर लेंथ ऑफ रोड पोर्शन। यानी कि एक 100 मीटर लंबाई की हमारी रोड है जिसमें हमें अर्थवर्क की क्वांटिटी ज्ञात करनी है। द हाइट ऑफ बैंक्स एट द एंड्स बीइंग 1 मीटर एंड 1.6 मीटर। यानी कि सिरों पर जो इसकी हाइट है वो 1 मीटर और 1.6 मीटर है, ठीक है। फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर, यानी कि जो हमारी सड़क की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर दी हुई है। एंड साइड स्लोप 2:1 है, ठीक है। यानी कि जो हमारा साइड स्लोप है वो हमारा 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर इसकी हाइट 1 मीटर है और दूसरी जगह ऐसी है इसकी हाइट जो हमारी मर्दा खुदाई की गई है, ठीक है, उसकी हाइट 1.6 मीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यूज करना है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। उसके आधार पर हमें अर्थवर्क ज्ञात करना है कि हमारी मर्दा खुदाई कितनी होगी, ठीक है। इसमें हमें मिट्टी के कार्य गणना करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रोड। एल बराबर हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। फॉर्मेशन विड्थ हमें दी हुई है बी का मान है हमारा 10 मीटर। साइड स्लोप हमें दिया हुआ है S अनुपात 1, यानी कि 2:1। यहाँ से हमारा जो S का मान है वो हमारा 2 है, ठीक है। और हमें इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं से हमें ज्ञात करनी है। हमें इसमें इन बैंक्स की जो है गहराई भी हमें दी हुई है, ठीक है। इनकी गहराई कितनी है, तो D1 है हाइट ऑफ बैंक्स, हाइट ऑफ बैंक्स। D1 का मान हमें दिया हुआ है 1 मीटर एंड D2 का मान हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। A1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होता है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। तो B का मान कितना है हमारा 10 गुणा D1 का मान कितना है 1 और प्लस S का मान कितना है 2 और गुणा D1 का मान कितना है हमारा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और 2 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो A1 का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 12 मीटर स्क्वायर।
और हम A2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा बैंक है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे A2 हो जाएगा हमारा B/D2 प्लस S/D2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा B का मान है हमारा 10 गुना D2 का मान है हमारा 1.6 और प्लस S का मान है हमारा 2 और गुणा 1.6 का वर्ग। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा हमारा A2 का, यानी कि दूसरा क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 21.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, अब हम औसत क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो औसत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मिड एरिया। ठीक है, यानी कि माध्य औसत माध्य क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा A = A1 + A2/2। ठीक है, तो A1 का मान हमारा कितना है 12 है और प्लस A2 का मान हमारा कितना है 21.12/2। तो ये हो जाएगा 16.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी मर्दा का कार्य होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मिट्टी कार्य की मात्रा। क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 16.56 और गुणा लंबाई कितनी है हमारी 100। ठीक है, हमें लंबाई कितनी दी हुई है 100 मीटर, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे हो जाएगा 1656 घन मीटर। ठीक है, तो 1656 घन मीटर मिट्टी का कार्य हमें करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मदों के लिए दर विश्लेषण तैयार करें। ठीक है, रेट एनालिसिस हमें करना है, सामग्री व मजदूरों के लिए उपयुक्त दरें स्वयं मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट है 40 मिलीमीटर गेज ईंट रोड़ी के साथ न्यू में 1:5:10 सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमें रेशो दिया हुआ है और इसमें हमें सीमेंट कंक्रीट में जो भी पदार्थ यूज हो रहे हैं, जैसे कि सीमेंट यूज हो रहा है, सैंड यूज हो रहा है और 40 mm गेज की ईंट की रोड़ी यूज हो रही है, उनकी मात्रा हमें सबसे पहले निकालनी होगी। ठीक है, तो उनकी मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 घन मीटर गीली कंक्रीट को तैयार करने के लिए 1.52 घन मीटर सूखे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि पानी मिलाने से पूर्व जो पदार्थ हमारे होते हैं वो सूखे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मात्रा है हमारी वो 1.52 घन मीटर होनी चाहिए यदि हम 1 घन मीटर कंक्रीट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें यूनिट लेंगे कि यूनिट हम यहाँ पर लेंगे यूनिट 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, हम 10 क्यूबिक मीटर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो 10 क्यूबिक मीटर यदि हमारा होगा, ठीक है, यदि हमें 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करनी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमें 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करनी है, तो 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करने के लिए सूखे पदार्थों की मात्रा कितनी होगी हमारी, ठीक है, उसे हम 1.52 से गुणा कर देंगे, तो उसका मान हमारा आ जाएगा 15.2। ठीक है, यानी कि 15.2 घन मीटर सूखे पदार्थों की हमें आवश्यकता होगी 10 घन मीटर गीली कंक्रीट को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, हम लिख सकते हैं वी नो दैट ये जो वर्क है, ये जो वर्क मैं इधर करवा रहा हूँ वो इससे ऊपर का वर्क है। ठीक है, तो मैं वो यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं 1 घन मीटर गीली कंक्रीट को तैयार करने के लिए, ठीक है, एक घन मीटर गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए 1.52 घन मीटर सूखे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
और 10 घन मीटर कंक्रीट को तैयार करने के लिए हमें कितने पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी? 1.52 गुणा 10 बराबर 15.2 घन मीटर। ठीक है, तो 10 घन मीटर में हमें सूखे पदार्थों की कुल क्वांटिटी पता चल गई है। ठीक है, अब हम सीमेंट की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मात्रा ये होगा जो हमारा कुल आयतन है। ठीक है, उसे हम भाग करेंगे जो हमारे पदार्थों का रेशो है। ठीक है, जो हमारे पदार्थों का रेशो है 1:5:10, इन सभी रेशो के योगफल से। ठीक है, यानी कि जब हम इनका योगफल करेंगे 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 से इसे हम भाग करेंगे और गुणा हम करेंगे जो हमारे सीमेंट का रेशो है। सीमेंट का रेशो कितना है हमारा इसमें 1, तो 1 से इसे हम गुणा कर लेंगे तो सीमेंट की मात्रा हमारी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो सीमेंट की मात्रा यहाँ से आ जाएगी हमारी 0.95 घन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सीमेंट की मात्रा है वो 0.95 घन मीटर आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीमेंट होता है, कहीं पर भी अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है बैग्स में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि सीमेंट के कट्टों में हमें प्राप्त होता है और सीमेंट के कट्टों की संख्या हमें निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें सीमेंट के कट्टों का रेट पता है, घन मीटर में हमें सीमेंट का रेट नहीं पता है। ठीक है, तो 1 घन मीटर में 30 बोरी सीमेंट की आती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 घन मीटर में 30 बोरी सीमेंट आता है। ठीक है, तो इसकी हम 30 से गुणा कर लेंगे तो सीमेंट बैग्स में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बैग 0.95 गुणा 30 इज इक्वल टू 28.5 या फिर हम कह सकते हैं 29 कट्टे। ठीक है, 29 बैग। तो 29 बैग हमें 10 घन मीटर कंक्रीट में डालने होंगे गीली कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैंड की मात्रा। ठीक है, सैंड की मात्रा हमारी हो जाएगी 15.2 भाग 16 और गुणा जो हमारा सैंड का रेशो है, सैंड का रेशो कितना है हमारा 5, तो इसके हम 5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 4.75 घन मीटर। ठीक है, अब ब्रिक ब्लास्ट की क्वांटिटी पंद्रह 2/16 गुना ब्रिक ब्लास्ट का रेशो कितना है 10, ये हो जाएगा 9.5 घन मीटर। ठीक है, तो इन सभी की क्वांटिटी हमें पता चल गई है, तो अब हम इन सभी की क्वांटिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमेंट, फिर हम लिखेंगे सैंड, फिर हम लिखेंगे ब्रिक ब्लास्ट, ठीक है। सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आई है हमारी 29 बैग। ठीक है, सैंड की क्वांटिटी कितनी आई है 4.75 घन मीटर। ठीक है, और ब्लास्ट की क्वांटिटी है हमारी 9.5 घन मीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो सीमेंट का जो रेट चल रहा है आपको पता होगा। ठीक है, तो वही सीमेंट का रेट हम यहाँ पर लेंगे। सीमेंट का रेट हमारा चल रहा है 450 रुपये प्रति बैग। ठीक है, तो 450 के हम 29 से गुणा कर देंगे तो टोटल 29 बैग्स का रेट हमारा आ जाएगा 13,050 रुपये। ठीक है, तो जो हमारे बैग्स हैं, ठीक है, वो हमारे 13,050 रुपये के हमें प्राप्त हुए हैं 29 बैग। ठीक है, अब हम सैंड की मात्रा हम ज्ञात करेंगे। सैंड जो आपका चल रहा है वो चल रहा है आपका 900 रुपये
प्रति घन मीटर, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका जो 60 रुपये क्विंटल चल रहा है। अगर हम क्विंटल की बात करें, ठीक है, तो 60 रुपये क्विंटल चल रहा है। और जो एक घन मीटर होता है, एक घन मीटर में हमारा जो सैंड है वो 1440 किलोग्राम से 1920 किलोग्राम तक आता है, ठीक है। तो उसके बीच में यदि हम मान सकते हैं कि यदि 1500 हमारा एक घन मीटर में हमारा 1500 किलोग्राम यदि सैंड आ रहा है, तो 15 की गुना 60 से कर लीजिए, 15 छक्की 90, यानी कि 900 रुपये प्रति घन मीटर हमें वो पड़ेगा, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर 900 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये उपयुक्त दरें हमें मानने के लिए बोल रखा है पहले हमारे क्वेश्चन में। कोई भी हमें ऐसी कोई पॉइंट हमें दिया नहीं हुआ है कि आप 900 नहीं मान सकते, या फिर 800 नहीं मान सकते, या फिर 1000 रुपये नहीं मान सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी रेट चल रहा है, आपको साइट पर आपको देखना होगा, जहाँ पर आप कोई वर्क करा रहे होंगे वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा कि आपका जो सैंड है वो किस रेट आया है, फिर आप यहाँ पर अपना सही रेट लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने एग्जाम में यहाँ पर अपने रेट के अनुसार ही इनका रेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हम 900 रुपये प्रति घन मीटर मान लेंगे, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, कॉस्ट इसकी आ जाएगी हमारी 900 गुणा 4.75, 4275 रुपये, ठीक है। अब ब्रिक ब्लास्ट की बात हम करेंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी है 9.5, ठीक है। इसे भी हम इतना ही मान लेंगे, 900 रुपये प्रति घन मीटर, ठीक है। 9.5 गुणा 900, ये आ जाएगा हमारा 8550 रुपये का, ठीक है। तो टोटल इसका हम कर लेंगे, जो हमारा मटेरियल है उसका टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25,875 रुपये, ठीक है। तो अब हम मजदूरों की जो मजदूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेबर सबसे पहले होता है आपका हेड मेसन, फिर होता है आपका मेसन, फिर होता है आपका बेलदार, फिर होता है पुली, फिर होता है भिस्ती, ठीक है। और भिस्ती के बाद होता है आपका छूट फूट के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लेबर जो होती है, लेबर में सबसे पहले हम बात करते हैं हेड मेसन की, उसकी संख्या हम कितने लेंगे 1/2। 1/2 संख्या हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मेसन का जो कार्य है वो उसकी जो मजदूरी है मेसन की, ठीक है, वो उसके कार्य पर निर्भर करती है, ठीक है। जितना उसका कार्य होगा उसकी मजदूरी उतनी ही होगी, ठीक है। उसे उतना ही पे किया जाएगा जितना कि वो कार्य करेगा, ठीक है। यही सही बात है कि हमें उतना ही पे करना चाहिए जितना कोई काम करता है, ठीक है। तो जो कोई ऐसा वर्क होता है जिसमें मिस्त्रियों का काम कम होता है, तो उसमें से उनकी उतनी ही दिहाड़ी काट ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी मजदूरी आ जाती है, क्वांटिटी जो आ जाती है, तो जो हेड मेसन होता है उसकी क्वांटिटी 1/2 रखी जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर हेड मेसन का कार्य पूर्ण रूप से होता है, तो वहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी पूरी ही ली जाएगी, ठीक है। इसमें मेसन का कार्य भी इसी प्रकार से होगा और हेड मेसन का कार्य भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इनकी क्वांटिटी हम आधी आधी रखेंगे, और बेलदार की संख्या हम रखेंगे 12, पुलियों की संख्या हम रखेंगे 18, और भिस्ती जो है वो भिस्ती का कार्य जो होता है, जैसे कि पानी की जो हमारी दीवारें हैं उनकी तराई करना, और पानी का जो भी कार्य होता है वो भिस्ती का होता है, ठीक है। तो उनकी संख्या हम रख लेंगे कोई भी एक उपयुक्त मानकर 4, ठीक है। वैसे आप 1/2 और 1/2 इनकी जगह आप एक एक संख्या भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि मजदूरों व सामग्री के लिए उपयुक्त दरें मान लें, ठीक है। तो चलिए, तो इनकी दरें हम मान लेंगे। तो दरें जो होगी, जो हेड मेसन होगा आपका, ठीक है, उसकी जो दिहाड़ी जो चल रही है वो 700 रुपये पर डे चल रही है, यानी कि उसका एक दिन का कार्य जो है वो 700 रुपये का है, ठीक
ठीक है। और जो मेसन का जो कार्य है वो 600 रुपये का है। और जो ये भी हमारे लिए लेबर है, मेसन वो बेलदार हो गया, कुली हो गया, भिस्ती हो गया, ठीक है, इनकी दिहाड़ी इनसे कम होती है। बेलदार की दिहाड़ी होती है हमारी 450 रुपये, ठीक है, पर डे के। और कूली की होती है 400 रुपये पर डे। और भिस्ती जो होता है वो उसकी होती है 250 रुपये पर डे, ठीक है। और जो छुटपुट के खर्चे जो हो जाते हैं उन्हें हम 200 रुपये मान सकते हैं, ठीक है। तो 200 रुपये हम यहाँ पर टोटल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इनकी क्वांटिटी लिख लेते हैं हम। हेड मेसन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 700 भाग 2, यानी कि 350 रुपये इसके हो जाएंगे। और 300 रुपये इसके हो जाएंगे। 450 गुणा 12, 5400 रुपये इनके हो जाएंगे। 18 गुणा 400, 7200 रुपये इनके हो जाएंगे। और 4 गुणा 250, 1000 रुपये इनके हो जाएंगे। और जो आपका छुटपुट के खर्चे हैं ये 200 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल इनका हो जाएगा टोटल, ठीक है, जो मजदूरी है और जो हमारी सामग्री है उनका टोटल कितना हो जाएगा, 40,325, ठीक है, रुपये। तो जो मजदूरी और जो मटेरियल पर जो हमारा खर्चा हुआ है वो 40,325 रुपये का हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी साइट होती है वहाँ पर क्या होता है, जो आप पानी यूज करते हैं, ठीक है, पानी जो आप यूज करते हैं तो वो भी आपको कहीं से लेकर आना पड़ेगा, तो उसका भी हमें चार्ज देना होता है, ठीक है। और जो आपका ठेकेदार होता है, ठीक है, उसे भी 10% पे करना होता है, ठीक है। तो जो हमारा पानी का जो चार्ज होता है वो भी हम इसमें जोड़ लेंगे। जो हमारा टोटल होता है उसका 1.5% हम पानी का चार्ज देते हैं। और जो ठेकेदार का जो लाभ होता है, ठीक है, वो होता है 10%, तो 10% भी हमें उसमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ठेकेदार का 10% और 1.5% पानी का वो हम जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 1.5% पानी के लिए खर्च, ठीक है। तो पानी के लिए खर्च हो जाएगा हमारा 604.8 या फिर हम कह सकते हैं 605 रुपये, ठीक है। और 10% ठेकेदार का लाभ, ठीक है। तो इस टोटल का हम 10% कर लेंगे, ये हो जाएगा 4,032.5 रुपये, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा वो इन दोनों को जोड़कर आएगा, ठीक है। तो टोटल खर्च हमारा हो जाएगा 605 प्लस 4,032 रुपये, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 40,325 प्लस 605 और प्लस 4,032 रुपये, यानी कि 44,962 रुपये, ठीक है। तो ये जो कार्य है हमारा, ठीक है, फर्स्ट में 40 mm गेज की ईंट की रोडी के साथ नींव में 1:5:10 सीमेंट कंक्रीट जो हमें करनी है, ठीक है। यदि हम 10 क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं तो 10 क्यूबिक मीटर में हमारा 44,962 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं सीमेंट कंक्रीट का दर विश्लेषण, ठीक है।
और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 1:5 सीमेंट मसाले में 13 मिलीमीटर सीमेंट प्लास्टिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे, चलिए करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्लास्टर वर्क होता है वो मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी गणना जो की जाती है वो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही की जाती है। तो जो हम प्लास्टर वर्क करेंगे वो उसे हम मान लेंगे कि एक यूनिट हमारी 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यूनिट हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर टेक 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम प्लास्टर वर्क ज्ञात करेंगे 13 मिलीमीटर मोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 13 मिलीमीटर मोटे प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उसमें कितने सूखे पदार्थ मिलाए गए हैं वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसमें सीमेंट हमने कितना मिलाया है और जो उसमें सैंड है वो हमने कितना मिलाया है। ठीक है, तो उनकी मात्रा हमें अलग अलग ज्ञात करनी होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें 13 मिलीमीटर सीमेंट प्लास्टर यूज किया गया है। इसमें रेशो है 1:5 का। 1:5 रेशो का मतलब है कि 1 भाग हमारा सीमेंट है और 5 भाग हमारा सैंड है। ठीक है, तो इसमें हम मात्रा ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो 12 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर होता है उसमें सूखे पदार्थों की मात्रा 2 घन मीटर ली जाती है। 1 घन मीटर गीली कंक्रीट 1 घन मीटर गीला मसाला तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा 13 मिलीमीटर मोटा सीमेंट प्लास्टर है उसमें सूखे पदार्थों की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर देख लीजिए। हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 100। ठीक है, इसकी गुणा हम कर देंगे 0.013 से। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमारी यहाँ से निकल कर आएगी। ये क्वांटिटी होगी हमारी 1.3 घन मीटर। ठीक है, अब ये क्वांटिटी जो है हमारी 1.3 घन मीटर हमारे गीले प्लास्टर की आ गई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम किसी दीवार पर प्लास्टर करते हैं, ठीक है, तो दीवार की जो ईंटें होती है इन ईंटों का जो जोड़ पॉइंट होता है, ठीक है, जॉइंट जहां पर होता है, तो जैसे कि ये जॉइंट है, यहाँ पर ये वाला जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मसाला लगा हुआ होता है। ठीक है, और जब हम प्लास्टर करते हैं तो इस मसाले को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक हम खुरचते हैं, जिससे कि प्लास्टर करते हुए मसाला इनकी खाली जगह में अच्छी तरह से भर जाए, जिससे कि प्लास्टर की पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है, तो जो 1 से 2 सेंटीमीटर तक का जो हमें खुरचना पड़ता है, ठीक है, उसमें मसाला भरने के लिए हमें लगभग 30% इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका हम 30% इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130/100। तो इसका जब हमें 130 यानी कि 30% इसमें जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा हमारा 1.69 घन मीटर। ठीक है, तो ये 1.69 जो घन मीटर है, ठीक है, ये हमारे गीले मसाले का आयतन है। ठीक है, हमारे गीले मसाले का वॉल्यूम है ये। अब हमें पता चल गया है कि हमारा जो गीला मसाला है वो इतने वॉल्यूम में है। अब हमें सूखे पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसमें 25% और जोड़ना होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें 25% और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.69 प्लस गुणा इसकी कर देंगे हम 125/100 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2.11 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमारे जो सूखे पदार्थ हैं, ठीक है, सीमेंट और सैंड, उनकी मात्रा 2.11 घन मीटर आ गई है। तो हमें अब पता चल गया है कि हमारे पास सूखे पदार्थों की मात्रा हमें कितनी चाहिए 100 वर्ग मीटर प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी एक टेबल बना लेंगे। ये हो जाएगी हमारी टेबल। सबसे पहले इसमें हम पार्टिकुलर्स लेंगे, फिर क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। ठीक है, उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट की मात्रा हम निकाल लेंगे। सीमेंट की मात्रा हमारी क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी, जो हमने अभी वॉल्यूम निकाला है उसे हम भाग करेंगे। ये जो हमारा रेशो है इनका योगफल हो जाएगा 6 और गुणा
जो हमारा सीमेंट का रेशियो है वो है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.3511166, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा घन मीटर में, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है जो सीमेंट होता है वो बैग्स में आता है, इसलिए हम बैग्स की संख्या निकाल लेंगे। एक घन मीटर में 30 बैग्स होते हैं, तो इसकी हम 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.55 बैग्स, ठीक है। इन्हें हम मान लेंगे कि 11 बैग्स है, ठीक है। तो 11 बैग्स लगेंगे हमारे 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में प्लास्टर करने में, ठीक है। तो क्वांटिटी हो जाएगी इनकी 11 बैग्स, ठीक है। रेट हो जाएगा, रेट होता है आपके सीमेंट के बैग का 450 रुपये पर बैग, ठीक है। तो 450 रुपये के हिसाब से 11 बैग्स का रेट कितना हो जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा इनका, 450 गुणा 11, ये हो जाएगा 4950 रुपये, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैंड की। तो सैंड की क्वांटिटी निकाल लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, 2.11/6 गुणा 5, ठीक है। ये 5 जो है ये सैंड का रेशो है, ठीक है। तो इससे हम इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.11 डिवाइड बाई 6 गुणा 5, 1.76 घन मीटर, ठीक है। तो सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 1.76 घन मीटर। जो सैंड चल रहा है हमारा 900 रुपये प्रति घन मीटर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1584 रुपये, ठीक है। तो सीमेंट हमारा 11 बैग्स लग जाएगा 4950 रुपये में, और सैंड हमारा 1.76 घन मीटर लग जाएगा 15,084 रुपये में, ठीक है। तो जो हमारा मटेरियल है प्लास्टर में उसकी मात्रा तो हमने ज्ञात कर ली है। अब हम लेबर की मात्रा ज्ञात करेंगे। लेबर में आपको पता है कि लेबर में जो हेड मेसन होता है और जो मेसन होता है उनका कार्य बहुत ही ज़्यादा होता है, कठिन कार्य होता है उनका, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनकी संख्या भी लेंगे। हेड मेसन हम लेंगे 2, ठीक है। और जो मेसन है उनकी हम संख्या ले लेंगे 6, ठीक है। और जो बेलदार है उनकी संख्या हम लेंगे 12, कूली की संख्या हम लेंगे 18, और जो भिस्ती हैं उनकी संख्या हम ले लेंगे 4, ठीक है। और छोट पुट के खर्चे भी हम जो इसमें हमें खर्चा करना होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आपकी पैड बांधने के लिए रस्सियां लानी पड़ रही है या फिर बल्लियां लानी पड़ रही है, तो जो भी छोटा मोटा औजार और मशीनों का जो खर्चा होता है उसे हम छोट पुट के खर्चे मान लेते हैं, ठीक है। तो छोट पुट के खर्चे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे थोड़े, ठीक है। तो हेड मेसन की जो दिहाड़ी चल रही है वो चल रही है 700 रुपये पर डे, ठीक है। और मेसन की जो दिहाड़ी है वो है 500 रुपये पर डे। बेलदार हमारा 400 रुपये में आ रहा है काम करने के लिए, और कूली जो है वो 350 में भी आ जाएगा। भिस्ती 200 रुपये तो जरूर लेगा पानी पिलाने के लिए और तराई करने के लिए, ठीक है। तो इनकी क्वांटिटी हम लिख लेंगे 7 दूनी 1400 रुपये तो हमारे हेड मेसन के हो गए सीधे 5 छंग 30, 3000 रुपये हमारे मेसन्स के हो गए, और 12 चौक 48, 4800 रुपये बेलदार के हो गए 18, और 350 गुणा 18, कूली के हो गए 6300 रुपये, और भिस्ती के हो गए 800 रुपये, ठीक है। और जो छूट फूट के खर्चे हैं औजार मशीनों में उन्हें हम 200 रुपये के मान सकते हैं, ठीक है। तो 200 रुपये के खर्चे हमने ये मान लिए हैं। तो टोटल अब हम कर लेंगे
जो हमारा लेबर में खर्च हो रहा है, ठीक है, उसको हम टोटल कर लेंगे। और यहाँ पर हम टोटल करेंगे जो हमारा मटेरियल में खर्च हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टोटल करेंगे 4950 प्लस 6,534 रुपये हमारे मटेरियल में खर्च हुए हैं और लेबर में हमारे खर्च होंगे, इन्हें हम ऐड कर लेंगे हम 16,500 रुपये, ठीक है। तो लेबर और जो हमारा मटेरियल है उसमें टोटल खर्च कितना हो जाएगा, प्लस 6,534। तो टोटल खर्च हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट, ठीक है, लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23,034 रुपये, ठीक है। तो 23,034 रुपये हमारे लेबर और मटेरियल में खर्च होंगे। अब आपको पता है कि जो पानी का खर्चा होता है उसे हमें अलग जोड़ना पड़ता है और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होता है उसे हमें अलग जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो पानी का खर्चा हम 1.5% इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। पानी के लिए खर्च 1.5%, तो इसका हम 1.5% करेंगे, ठीक है। तो 1.5% यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 345 रुपये, ठीक है। तो 345 रुपये हमें पानी के देने होंगे और 10% ठेकेदार के लिए, तो 10% हम ठेकेदार के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 2,303.4 रुपये, ये हमारे ठेकेदार का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी। अब हम ये सब ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, ठीक है। ये हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, मटेरियल और लेबर की, ये हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम ये कॉस्ट ठेकेदार वाली और पानी का खर्च ये हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल हमारा आ जाएगा 23,034 प्लस 345 प्लस 2,303.4 रुपये, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 25,682 रुपये, ठीक है। तो जो हमारा ये प्लास्टर वर्क है 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, ये हमें 25,682 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे अगर हम कराएंगे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अपना प्लास्टर हम कर पाएंगे ईंटों पर, ठीक है, तो उसमें खर्च जो है हमारा 25,682 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भवन जिसका कुर्सी क्षेत्रफल 290 मीटर स्क्वायर है किसी नगर में स्थित है। भवन प्रथम श्रेणी प्रकार का है तथा उसमें स्वास्थ्य एवं विद्युत फिटिंग आदि का प्रबंध है। भवन की आयु 20 वर्ष है। संपत्ति का मूल्यांकन करें। कुर्सी क्षेत्रफल दर 20,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर मान लें, ठीक है। तो इसमें हमें कुर्सी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो भी दिया हुआ है वो एक बार हम नोट कर लेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार। कुर्सी क्षेत्रफल 290 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो भवन प्रथम श्रेणी के होते हैं, ठीक है, उनमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भवन प्रथम श्रेणी के होंगे उनकी जो आयु होती है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। यानी कि उनकी आयु बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। अच्छे प्रकार के भवन होते हैं, इसलिए में प्रथम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम मान लेंगे, माना
भवन की आयु 80 वर्ष हम मान लेंगे, ठीक है। 80 वर्ष है हमारे इस भवन की आयु। इसमें जो ये भवन की आयु दी हुई है, ये आयु, इस आयु में यानी कि जब हमारा भवन 20 वर्ष का हो गया है, उस समय हमें संपत्ति का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसमें यही हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रथम श्रेणी के जो भवन होते हैं, उनकी आयु हमेशा आपको ध्यान रखनी है 75 से 100 वर्ष तक ली जाती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, RD, उसका मान 1 लिया जाता है, ठीक है। यानी कि अवमूल्यन की जो दर होती है उसका मान हम 1 लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जो हमारे भवन की कुल क्षेत्रफल दर है उसके अनुसार जो उसका वर्तमान मूल्य है वो हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो भवन का वर्तमान मूल्य, ठीक है, भवन का वर्तमान मूल्य हो जाएगा 290 गुणा 20,000, तो ये हो जाएगा रुपए, ठीक है। तो भवन का हमारा जो है वर्तमान मूल्य आ गया है। अब हम भवन का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। भवन का 20 वर्ष बाद मूल्यांकन, ठीक है। इसमें n का मान हम लेंगे 20, और जो हमारा जो हमारी मूल्य ह्रास विधि होती है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा D बराबर P इंटू 100 माइनस RD अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम मूल्य ह्रास विधि के अनुसार अवमूल्यन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो P का मान कितना है हमारा 58 गुणा 10 की पावर 5 और गुणा 100 माइनस RD का मान हमारा कितना है। RD का मान मैंने आपको बताया कि जब भवन की आयु 75 से 100 वर्ष तक होती है तो RD का मान हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 1/100 इसकी पावर n का मान है हमारा 20, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा हमारा 58 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 99 यानी कि 0.99 का पावर 20, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 4743,860 रुपये, ठीक है। तो मूल्य ह्रास विधि के अनुसार जो हमारा मूल्यांकन आया है वो 4743,860 रुपये आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। 2009 के एग्जाम पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आई होप आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। 2009 के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को कराए हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको इस चीज़ का, ठीक है। आगे के जितने भी एग्जाम पेपर हैं उन एग्जाम पेपर्स के भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।